नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में आज की कवर स्टोरी नंबर 1। क्या लाल किला आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक इस वक्त ले रहे हैं। कवर स्टोरी नंबर 2, लाल किला ब्लास्ट पर सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने की बजाय कैसे आतंक को कवर फायर देने की कोशिश की जा रही है। चाहे अबू आसिम आजमी है, चाहे कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हैं, इन सब की बात करेंगे। आतंक को कवर फायर क्यों? और तीसरी बड़ी खबर, खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि भारत लाए गए 3200 किलो विस्फोटक में से 300 किलो विस्फोटक अभी भी मिसिंग है। 300 किलो विस्फोटक अभी भी मिसिंग है और इतने विस्फोट से 100 से ज्यादा बम बनाए जा सकते हैं। खतरा भी टला नहीं है। साथ ही बात अल फलाह यूनिवर्सिटी की भी करेंगे। आतंकवाद के अल फलाह मॉडल को भी डिकोड करेंगे आपके लिए। लेकिन एक बड़ी खबर मुझे इस वक्त मिल रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। यह बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों का मकसद 6 दिसंबर को यानी कि विवादित ढांचा जो बाबरी विध्वंस के दिन ये बहुत शक्तिशाली विस्फोट करने की साजिश थी। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये लोग 6 दिसंबर अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने का दिन, 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस, कथित बाबरी विध्वंस, विवादित ढांचा अयोध्या में जिस दिन गिराया गया था, 6 दिसंबर का वो दिन, उस दिन ये लोग एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट की साजिश रच रहे थे। यानी कि लाल किला ब्लास्ट की जगह हमला कहीं और होना था और तारीख थी 6 दिसंबर। यह दरअसल पहले भी आशंका जताई गई थी कि आतंकवादियों के निशाने पर अयोध्या, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर था। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से देश भर में अटैक्स करना चाह रहे थे। इनके निशाने पर मंदिर थे, मॉल्स थे, अलग अलग जगहें थी, लाल किला, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। लेकिन अब यह खबर आ रही है, तारीख थी 6 दिसंबर। अब अगर यह दावा है तो सवाल है कि क्या डॉक्टर्स की डी कंपनी राम मंदिर को निशाना बनाना चाह रही थी? क्या देश में अलग अलग जगहों पर 3200, आप समझ कर देखिए कितना बड़ा आतंकी हमले का प्लान था। ये सुरक्षा एजेंसियों को धन्यवाद कहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम गोल तो याद रखते हैं, लेकिन कितने गोलों को रोका गया वो हम याद नहीं रखते। बहुत बड़ी साजिश थी। 3200 किलो विस्फोटक इकट्ठा किया गया था। 1200 से ज्यादा बम बनाए जा सकते थे 6 दिसंबर। और मुझे एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो गाड़ी भी मिल गई है। लाल इको स्पोर्ट गाड़ी जिसकी तलाश थी, अगर हम वो दिखाएं, वो गाड़ी भी मिल गई है। ये भी बड़ी खबर आ रही है। बहुत तेजी से सारी एजेंसीज और पुलिस, ये देखिए, अच्छा वो तस्वीर भी आ गई है। ये वो गाड़ी मिल गई है, आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वो गाड़ी मिल गई है, लाल इको स्पोर्ट। ये कार हरियाणा के खंडावली गांव से, एक फार्म हाउस से बरामद हुई है। डॉक्टर उमर, जो लाल किले ब्लास्ट आतंकी हमले का सरगना है, उसके दोस्त के फार्म हाउस से लाल गाड़ी मिल गई है। ये गाड़ी का नंबर भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। कार को गांव के फार्म हाउस में छिपा कर रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक ये गाड़ी भी आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी डॉक्टर उमर के किसी दोस्त की है। इस कार को जैश-ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल ग्रुप के मेंबर डॉक्टर निसार उल हसन ने खरीदा था। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें इस गाड़ी का पता लगाने में जुटी थी, क्योंकि 300 किलो विस्फोटक अभी भी गायब है और इस गाड़ी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। डॉक्टर निसार उल हसन, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस भी इस कार का पता लगा रही थी। लेकिन अब यह राहत की बात है, एजेंसीज जिस तरह से वहां पर इस वक्त अलर्ट मोड में है। और ये जिसका जिक्र भी, ये वो प्रोफेसर निसार उल हसन है जिसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, इसके बारे में जानिए इसकी कुंडली, इसे 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था। डॉक्टर निसार अपनी बर्खास्तगी से पहले श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त था, लेकिन 2023 में इसे वहां से हटा दिया गया था। डॉक्टर निसार उल हसन जम्मू कश्मीर में बर्खास्त होने के बाद डॉक्टर निसार उल हसन, अच्छा, इसको मिल गई नौकरी अल फलाह यूनिवर्सिटी में। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी हम डिकोड करेंगे। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में इसको नौकरी मिल गई। सारे जितने भी डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी हम डिकोड करेंगे। ये वो मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के रूप में ये छात्रों को पढ़ा रहा था, डॉक्टर निसार उल हसन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से डॉक्टर निसार उल हसन कथित तौर पर लापता है। शक जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो अंडरग्राउंड हो चुका है, ऐसा भी शक जाहिर किया जा रहा है। 10 बड़ी खबरें
इस आतंकी ब्लास्ट को लेकर एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, 10 बड़े अपडेट है हमारे पास। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक और डॉक्टर, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, निसार उल हसन, अभी भी लापता है। वो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर था, वहीं पढ़ाई भी कर रहा था। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली पुलिस जिस लाल इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश में थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो मिल गई है गाड़ी। वो हरियाणा के खंडावली गांव से बरामद हुई है। कार को गांव के एक फार्म हाउस में छिपाकर रखा गया था। नंबर 3, सूत्रों के मुताबिक इस कार को जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल ग्रुप के मेंबर डॉक्टर निसार उल हसन ने खरीदा था। यह भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निकला, पढ़ाता था वहां पर। तो ये गाड़ी भी वैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में काफी दिनों तक खड़ी रही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको बताएंगे, इसको किसने दर्जा दिया था, क्या इस यूनिवर्सिटी की कहानी है। बताया जाता है 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन अनयूजुअल है। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार का पता लगाने में जुटी थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस भी इस कार का पता लगा रही थी। चौथा अपडेट जल्दी से सुन लीजिए। गुजरात एटीएस सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली से पहले आतंकवादियों की लखनऊ को निशाना बनाने की साजिश थी। लखनऊ में ये जैविक हमले की बहुत बड़ी साजिश थी। रिसिन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत बड़ा जैविक हमला हो सकता था। हजारों लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से रिसिन नाम का घातक रासायनिक जहर बरामद किया गया था। ये लोग पानी की टंकी में, अब ये रिसिन अगर मिला देते, इसकी आप समझिए, इसकी गंध नहीं होती। रिसिन इतना खतरनाक जहर होता है, एक तो इसकी गंध नहीं होती, स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होता है ये जहर, टेस्ट ही नहीं पता लगेगा। तो इनकी साजिश थी मंदिरों के प्रसाद में मिलाने की, नंबर 1। नंबर 2, पानी की टंकियों में मिलाने की, ताकि एक साथ नरसंहार हो जाए। मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी साजिश थी ये। सूत्रों के हवाले से 5वां अपडेट ये है, आतंकवादियों की 200 बमों से 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। 26/11 जैसे, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद को टारगेट किया जाना था। दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थल भी इनके निशाने पर थे। ये 26/11 जैसा एक और हमला करना चाहते थे। इसको लेकर कहा जा रहा है, ये जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, ये मजबूरी में करना पड़ा। ये फेल्ड अटैक भी इसको कहा जा रहा है। एनआईए की जांच में श्रीनगर के मौलवी इरफान का भी नाम सामने आया है। एक मौलवी का कनेक्शन भी, मस्जिद का कनेक्शन भी आपको बताऊंगा। उमर मस्जिद में रुका था। एक और चीज, ये रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद है। ये आतंकवादी हमला करने से पहले एक मस्जिद में रुका था। फिर वहां से जब गाड़ी इसने 3:19 पर पार्क करी, वहां पर भी एक मस्जिद में इसने पार्क करी थी वैसे गाड़ी। मौलवी का भी कनेक्शन है, मौलवी इरफान नाम का भी सामने आया है। ये बता रहे हैं कि मौलवी इरफान ने डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। वो डॉक्टर मॉड्यूल के जरिए बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में था। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल को तुर्की भी भेजा गया था, तुर्की कनेक्शन। 5। 7वां जल्दी से सुन लीजिए, हरियाणा पुलिस की एक टीम फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी भी गई और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़ी कई जगहों की जांच की। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जल्दी एनआईए भी अल फलाह यूनिवर्सिटी जा सकती है। ये बहुत बड़ा सेंटर, कौन सी लैब, कहां किस लैब में आतंकी तैयार हो रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी एनआईए भी जा सकती है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को जैश से फंडिंग हुई थी। डॉक्टर शाहीन, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इसको जैश ए मोहम्मद से फंडिंग हो रही थी। ये शाहीन, डॉक्टर शाहीन, मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ओर ढकेलने के लिए रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर खोलना चाहती थी। ये लोग बहुत बड़ी तैयारी कर रहे थे, बहुत बड़ी तैयारी। वो हापुड़, सहारनपुर में जगह भी ढूंढ रही थी, रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 600 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 600। जमाते इस्लामी, ओजीडब्ल्यू के सदस्यों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। और एक और बड़ी खबर, आज भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में जख्मी लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त भी सीसीएस की बैठक चल रही है, मुझे बताया जा रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली सीसीएस बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन आज सबसे पहले बात हम करेंगे, खतरा भी टला नहीं है साहब। 300 किलो विस्फोटक अभी भी गायब है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी।
इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एग्जैक्ट वो स्पॉट है जहां पर धमाका हुआ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में। पिछले 2 साल से वो रह रहा था। तो क्या करते थे वहाँ? एज ए प्रोफेसर वो पढ़ा रहा था वहाँ। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए, क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई डेंट इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। और आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक इस वक्त भी चल रही है। अब इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं, इस वक्त भी बैठक चल रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद है। दिन भर आज हलचल रही, प्रधानमंत्री आवास भी पहुंचे थे, तमाम बड़े मंत्री अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, इस वक्त भी बैठक चल रही है। ये सीसीएस की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर कहा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री ने कहा बख्शा नहीं जाएगा। तो यकीन मानिए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो करते हैं। वो कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा। सिंदूर से भी बड़ा बदला हो सकता है। सीसीएस की बैठक चल रही है, वो कह चुके हैं कि कोई भी आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब क्या, अब युद्ध होगा, एक्ट ऑफ वॉर। ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जैसे हालात हैं, ये युद्ध ही है, इट्स लाइक ए वॉर। साहब, लाल किला ब्लास्ट को लेकर बड़ा सवाल है कि वो 300 किलो विस्फोटक कहां है। ये आज पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल है। 3200 किलो विस्फोटक था, 2900 किलो मिला, 300 किलो विस्फोटक कहां है। हिलाली को स्फोट मिल गई, सुरक्षा एजेंसियां अभी भी ढूंढ नहीं पाई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दिनों में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल ध्वस्त करके 2900 से ज्यादा तो ढूंढ लिया। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सबसे बड़ा। फरीदाबाद में 800 जवान हर इलाके में विस्फोटक ढूंढ रहे हैं। उधर कश्मीर में काउंटर टेररिज्म एजेंसियों की रेड चल रही है। दिल्ली, लखनऊ, पठानकोट, पंजाब, देश के कई शहरों में अभियान चलाया जा रहा है। अलर्ट मोड पर है एजेंसीज। सब माना जा रहा है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक, 300 किलो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट, या तो फर्टिलाइजर कंपनियों से थोड़ा थोड़ा करके चोरी हुआ, या फिर बांग्लादेश के रास्ते नेपाल से होते हुए भारत लाया गया। ये दो ही ऑप्शन बताए जा रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में ये आरडीएक्स बनाने वाला बारूद, ये अमोनियम नाइट्रेट चोरी छिपे गिरफ्तार आतंकवादियों तक पहुंचाया गया था। और सुनिए, सूत्र ये भी बता रहे हैं आतंकी देश में कुल 3200 किलोग्राम विस्फोटक लेकर आए थे। 3200, 2900 किलोग्राम अब तक मिल चुका है, 300 किलोग्राम अभी नहीं पता, जिसकी तलाश में देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है। अब आप समझिए, 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ आतंकवादी देश में कितना बड़ा नरसंहार करना चाहते थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक बम बनाने में 2 से 2.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। 2 से 2.5, 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1280 बम। ये लोग तबाही, मैनकाइंड आप समझिए, ये लोग पूरी मानव सभ्यता को खत्म करना चाह रहे थे। 1280 बम बनाए जा सकते हैं। यानी अभी जो 300 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, अभी खतरा टला नहीं है। 120 बम बनाए जा सकते हैं। लेकिन आज दुख यह है कि ये गद्दार पाकिस्तान से नहीं आए। जब कसाब और वहां पाकिस्तान के सारे वो आए थे आतंकवादी, उनको तो मार दिया गया था। अब आरडीएक्स आ नहीं पा रहा होगा, तो इन लोगों ने यहीं पर बनाना शुरू किया। रेसिन से लेकर वो सारा 120 बम बनाए जा सकते हैं। यहीं के गद्दार थे ये लोग। सुरक्षा एजेंसियां, मैं बार बार बता रहा हूं कि 300 किलो की तलाश में है। आशंका है जिस तरह डॉक्टर उमर ने पैनिक में लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया, इसको समझिए इट वॉज ए फेल्ड अटैक। हाँ, उसमें कुछ दुखद जाने गई, लेकिन वो इसलिए भी हुआ क्योंकि जगह जगह छापेमारी हुई, प्लान बहुत बड़ा था और ये पैनिक अटैक था। चलती गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। छिपे हुए आतंकवादियों भी वैसे ही पैनिक अटैक कहीं ना कर दे, क्योंकि 300 किलो विस्फोटक अभी भी गायब है। सूत्र बताने कि डॉक्टर उमर लाल किला ब्लास्ट से पहले बुरी तरह से घबरा गया था। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। डॉक्टर उमर वो घबरा गया था। सुरक्षा एजेंसियों की देश भर में बड़ी सतर्कता और कार्रवाई के चलते उसे पकड़े जाने का डर था।
संदिग्ध पक्ष, क्योंकि लगातार 2900 किलो विस्फोटक, जगह जगह छापेमारी, फरीदाबाद, अल फलाह मॉडल, गुजरात, जगह जगह आतंकवादी पकड़े गए और इसी दौरान वो विस्फोटक को कहीं और ले जाने या नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी आईईडी, तभी ये ब्लास्ट हुआ। ये आत्मघाती हमला नहीं, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं, ये पैनिक ब्लास्ट, आकस्मिक विस्फोट था। कार उस समय चल रही थी, बम पूरी तरह तैयार भी नहीं था, इसलिए ना कोई बड़ा गड्ढा बना, ना ही भारी नुकसान हुआ। आप ये सोचिए कि एजेंसियों की पैन इंडिया अलर्टनेस और समय पर कार्रवाई से बहुत बड़ी वारदात टली है, बहुत बड़ी। सूत्र भी बता रहे हैं कि गिरफ्तार आतंकवादियों के टारगेट पर अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ जैसे यूपी के कई मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। आतंकवादी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। अयोध्या, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था। डॉक्टर शाहीन, इसके अलावा लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरीशंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, एक साथ दिल्ली और तमाम शहरों में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स पैरेलल तरीके से करने का प्लान था। 26/11 जैसी साजिश को अंजाम देने का प्लान था। डॉक्टर शाहीन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि साजिश जनवरी 2025 से चल रही थी। जनवरी 2025 एजेंसीज के अलर्टनेस की वजह से यह सब हो पाया। यह आतंकी मॉड्यूल कई महीने से मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। सबसे दहला देने वाली जानकारी यह सामने आई है साहब कि गुजरात एटीएस में डॉक्टर ये सबके आगे डॉक्टर लगाना पड़ रहा है। ये आतंकी कट्टर आतंकवादी हैं, ये जहरीले जिहादी, लेकिन डॉक्टर, ये डॉक्टरी की पढ़ाई, आप सोचिए ये कोर्स पर भारी कट्टरता है। ये तोरा बोरा की पहाड़ियों से नहीं, आतंकवादी जो है ना लैब से निकल रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है समझना। ये कोर्स पर कट्टरता भारी पड़ रही है, ये शिक्षा पर जहरीली सोच भारी पड़ रही है। ये मोइनुद्दीन डॉक्टर, जिन 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था ना, इसको मिलाकर वो लखनऊ में जैविक हमला करने की साजिश कर रहे थे। इन लोगों ने इसके लिए दुनिया का सबसे खतरनाक जहर रिसिन तैयार किया था। रिसिन, एक झटके में लाखों जानें ली जा सकती हैं। सुनिए। जीएसवीएम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को। और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं, उसको क्या रही है, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए, वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। टेरर नेटवर्क को का पर्दाफाश किया और लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट को रिकवर किया बाकी हथियारों के साथ। ये कितना ही नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता था, सैकड़ों लोगों को मारने में काम आता। अगर आपको याद होगा, ओक्लाहोमा में लगभग 2000 किलो अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था, ये उससे भी 1.5 गुना ज्यादा था। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। आज आपकी जानकारी के लिए कश्मीर में 500 से 600 जगहों पर छापेमारी की गई। इन सबकी धरपकड़ की जा रही है, सबको पकड़ा जा रहा है, सबसे पूछताछ की जा रही है जिस जिस पर शक है, क्योंकि ओजीडब्ल्यूज, ओवरग्राउंड वर्कर्स से लेकर स्थानीय, और आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि ये 300 किलो जो गायब है ना, ये यहीं से पकड़ा जा सकता है, यहीं पर मिल सकता है। 500 से 600 जगह कश्मीर में। शोपिया में एक और डॉक्टर मिल गया, ये भी डॉक्टर हमीद फयाज, इसके घर पर छापेमारी की गई। ये देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकाने पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। ये शोपिया, कुलगाम, गांदरबल, सोपोर, कुपवाड़ा, अवंतीपुरा में हुई। कुलगाम में जमाते इस्लामी से जुड़े 200 से ज्यादा लोगों पर ठिकानों पर रेड की गई है। 200 जमाते इस्लामी, 500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई है। 500। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि देखना कहीं गलत मत फंसा देना। महबूबा मुफ्ती भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं, कवर फायर देने की कोशिश की जा रही है। जांच के तहत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिए गए हैं। शोपिया में 150 से ज्यादा ठिकानों पर, सुपोर में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। देखिए, एक सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो चौंकाने वाला कनेक्शन है, वो जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह, ये हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस तो सुना था, ये जिन्ना भाई एमबीबीएस है। आप इसको जिन्ना भाई एमबीबीएस कहिए या भाईजान एमबीबीएस कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये बहुत खतरनाक लोग निकले।
ये अल फलाह में डॉक्टर टेरर आप कहिए इसको, और पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे आतंकवादी। ये पढ़ लिखकर भी इनकी कट्टरता नहीं खत्म होती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाला डॉक्टर निसार उल हसन, जिसे देश विरोधी गतिविधियों, अश्वनी वैष्णव इस वक्त ब्रीफिंग हो रही है, प्रेस ब्रीफिंग, केंद्रीय मंत्री पर सुनिए। 10th November 2025, the explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies and citizens who acted with courage and compassion in the face of in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The cabinet reaffirms the government's steadfast resolve. तो कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, 2 मिनट का मौन रखा गया। अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, जो नुकसान हुआ, सरकार पूरी तरह से स्तब्ध है और परिवार वालों के साथ है, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साहब सबसे बड़ा कनेक्शन आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाला डॉक्टर निसार उल हसन, जिसे देश विरोधी गतिविधियों की वजह से बर्खास्त किया गया था 2023 में, उसे इस यूनिवर्सिटी में जॉब कैसे मिल गई? अल फलाह साहब सिर्फ डॉक्टर निसार नहीं, बल्कि कानपुर मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त डॉक्टर शाहीन को यह नौकरी मिल गई। इसके अलावा फिदाइन डॉक्टर उमर से लेकर बाकी कई डॉक्टर्स का कनेक्शन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। लेकिन सवाल यह है, 2 दिन पहले दिल्ली के लाल किले के पास जो आतंकी हमला हुआ, वो उस साजिश का महज ट्रेलर भर था, जो दिल्ली बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर 76 एकड़ की एक बाउंड्री वॉल के भीतर रची जा रही थी, जहां लैब में आतंकी तैयार किए जा रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसी कॉलेज से आतंक के कनेक्शन में पकड़े गए डॉक्टर्स को सुरक्षा एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट मॉड्यूल नाम दिया है। व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट मॉड्यूल। डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मोहम्मद शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, ये चारों डॉक्टर्स इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, जिनका कनेक्शन, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद से पाए गए हैं। क्या यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी की लैब में कैसे आतंकी तैयार हो रहे थे? 4 डॉक्टर, इन कट्टर डॉक्टर आतंकवादियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस को आतंकी साजिश का सबसे बड़ा सेफ सेंटर बना दिया था। यह बात हम क्यों बार बार कह रहे हैं? क्योंकि साहब जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 17 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक यूनिवर्सिटी 17 लोग संदिग्ध, 17 लोगों से पूछताछ, हिरासत में ले लिया है। 7 डॉक्टर्स हैं, 7 डॉक्टर्स। यूनिवर्सिटी सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी में, अब सुनिए,
40% डॉक्टर कश्मीर से हैं। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अनयूजुअल है। 40% डॉक्टर कश्मीर से, ये थोड़ा अस्वाभाविक, अनयूजुअल है। जांच एजेंसियों ने अब तक इस यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। 52। अल फलाह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जिस डॉक्टर मुजम्मिल को पुलिस ने दिल्ली आतंकी हमले के आरोप में गिरफ्तार किया, वो 76 एकड़ में फैली इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में ये फिजिशियन पिछले 3 साल से मरीजों का इलाज कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल कैंपस के अंदर ही बने क्वार्टर्स में रहता था और इसके जैशे मोहम्मद से जुड़े होने के लिंक और सबूत भी मिले हैं। 7 को गिरफ्तार किया डॉक्टर्स को। मैं एक बार नाम आपको बता देता हूं। पहला डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर आदिल। दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल। ये पहला डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल। तीसरा डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर तजामुल, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज और 8वां था उमर, जो दिल्ली ब्लास्ट में धमाके के साथ ही ये मारा गया। वैसे तो फिदायीन बन के आते हैं, लेकिन एक चीज समझिए, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो जिसको लेकर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इस यूनिवर्सिटी को 2014 में कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने एक तरीके से इसको दर्जा दिया था, यूनिवर्सिटी का मंजूरी दी थी। जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े 4 डॉक्टर्स पर दिल्ली में आतंकी हमले के आरोप हैं, 7 डॉक्टर्स की भूमिका संदिग्ध मानते हुए उनसे पूछताछ चल रही है, हिरासत में लिया गया है। उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की फीस 74,50,000 है। 74,50,000 एमबीबीएस की फीस। अगर हॉस्टल समेत अन्य खर्चों को जोड़ देना तो ये माने कि इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनने की फीस 1 करोड़ रुपए के आसपास आती है। 1 करोड़। यहां 2000, इनको पैसे की कहां से फंडिंग होती है? इनके दिमाग में इतना जहर, ये जहरीले जिहादी, आतंकवादी, कट्टर, इनको फंडिंग आ रही है। 1-1 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बन रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि ये गरीबी, मुफलसी और हालात का मारा, आतंकी बेचारा, तो ये इनका देखिए 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके ये लोग डॉक्टर। 2019 में एमबीबीएस का कोर्स शुरू हुआ था और 2023 में मेडिकल का पीजी कोर्स भी शुरू किया था। मुस्लिम छात्र इस यूनिवर्सिटी को, और सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का विकल्प मानते थे। देखिए 10 नवंबर से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी वहां पर जारी है। एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है, जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ I-20, वो भी यहां खड़ी थी बहुत दिनों तक, काफी समय तक बताया गया है, ये भी सोर्सेज ने बताया। ये I-20 कार में जो ब्लास्ट हुआ वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काफी देर तक, काफी दिनों तक वहां रही थी। अभी भी बता दें, दिन भर 4 राज्यों की पुलिस एक साथ इस यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, एनआईए और स्पेशल सेल की टीमों। वैसे एक चीज है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, आतंकी वहां पर लैब में आतंकी तैयार हो रहे हैं, आतंकी डॉक्टर, कट्टर डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, ये सब होने के बाद नींद खुलती है। अब सारी एजेंसीज वहां पहुंच रही है, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी लैब चल रही है, इतने आतंकी तैयार हो रहे हैं, अब वहां पर सारी टीमों की आवाजाही सब चल रहा है। मैं बता दूं, 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी के तुरंत बाद डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट। यही नहीं, जिस मौलवी के घर में डॉक्टर मुजम्मिल ने कमरे को किराए पर लिया था, उस मौलवी को भी जम्मू कश्मीर की पुलिस को सौंपा जा चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये जो प्रोफेसर यहाँ पढ़ा रहे थे, इनके बारे में भी जानकारी होगी, आप जानते होंगे इनको? नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। इतने सारे डॉक्टर हैं, हकीकत है कि मतलब नाम तक नहीं जानते, अब जाकर के नाम सुन रहे हैं। अच्छा, कभी इनसे कोई मुलाकात, अब बिल्कुल कोई जान पहचान नहीं थी कि जो लोग यहाँ से? कोई नहीं। वो सर आप ये बताइए, मैं तो बता दूं कि मतलब कि जिसको कभी हमने मतलब एक है कि चलो नाम भी सुना, नाम भी नहीं मैंने सुना था। नाम तो ये जब मीडिया में आया तब मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं वहाँ रहता भी नहीं हूँ कि उतना जानता हूँ मैं।
देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी पक्ष बताना जरूरी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, 5 अहम बातें उसमें कही गई हैं। 5 अहम बातें। जवाब नंबर 1, हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स का यूनिवर्सिटी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। ठीक। नंबर 2, झूठी खबरें फैलाकर यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक। नंबर 3, यूनिवर्सिटी में कोई खतरनाक रासायनिक पदार्थ स्टोर नहीं किया जाता, कोई नहीं किया जाता है। ठीक। यूनिवर्सिटी की सभी लैब केवल शैक्षणिक और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। और नंबर 5, यूनिवर्सिटी की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कामरान से भी हमने बातचीत की, जिसको अभी हमने आपको सुनाया। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है साहब कि नहीं, हमको बिल्कुल इस चीज की जानकारी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, ये सारे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। ये अल फलाह जो बार बार आप नाम सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी का पक्ष मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसका मतलब, ये जो नाम है ना, इसका मतलब होता है दरअसल, ये भी जानकारी के लिए आपकी, अल फलाह मतलब मुक्ति या मोक्ष। अल फलाह मुक्ति या मोक्ष, ये एक अरबी भाषा का शब्द है और इस्लाम के संदर्भ में यह शब्द अक्सर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कहा जाता है कि साहब अल्लाह के मार्ग पर चलता है और मुक्ति पाता है। दूसरी ओर इसी शब्द को आतंकी संगठन युवाओं के ब्रेन वॉश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उन्हें जन्नत और 72 हूरों जैसी बातों को का झांसा देकर आतंकवाद के रास्ते पर ले जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी से पकड़े गए डॉक्टर्स भी अल फलाह के दूसरे मतलब पर चल रहे थे, उन्होंने इसके गलत मतलब निकाला। साहब, यूनिवर्सिटी आतंकवादियों ने क्यों चुनी? क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के, आपकी जानकारी के लिए, वो संसद से उसकी दूरी 43 किलोमीटर है। 43 किलोमीटर, 43। लुटियन जोन की जो दूरी है वो 43 किलोमीटर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों ने क्यों चुना? राष्ट्रपति भवन की दूरी 45 किलोमीटर, 45। ये देखिए, सारा मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उसकी दूरी कितनी है। और प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से 43 किलोमीटर। लाल किले की दूरी 45 किलोमीटर, एकदम सेंटर में आप समझ सकते हैं। सारी दूरी 40-45। इंडिया गेट 40 किलोमीटर, भारत मंडपम 41 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। अच्छा, इसके आतंकी डॉक्टर्स के बारे में न्यूज 18 इंडिया का एक मेगा एक्सक्लूसिव खुलासा सुन लीजिए। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जो जांच रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, उससे जानकर साहब आप सन्न रह जाएंगे। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंक का यह डॉक्टर मॉड्यूल बहुत डेंजरस था। आतंकी डॉक्टरों का यह ग्रुप घोर कट्टरपंथी था, भारत में बड़े पैमाने पर हमले करना चाहता था। ये एजेंसी के सोर्सेज ने बताया। मौलवी इरफान ही वो शख्स है जिसने इन पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर इन्हें कट्टरपंथी और आतंकी बना दिया। मौलवी ने ब्रेन वॉश किया और डॉक्टर उमर आतंकवादी, वो रुका था मस्जिद के अंदर हमले से पहले, रामलीला मैदान के पास जो मस्जिद है। मौलवी इरफान ने इन डॉक्टरों को गजवाए हिंद के लिए उकसाया था, इसलिए आतंकी डॉक्टरों के इस ग्रुप ने ओपन स्लीपर सेल बनाने का फैसला किया। अभी मतलब आप सोचिए, ओपन यूनिवर्सिटी तो हमने सुनी थी जहां से ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होते थे, लेकिन यहां ओपन स्लीपर सेल भी यहां पर इनकी तरफ से इजाद किया गया। अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं वो आतंकी डॉक्टरों के ग्रुप के मेन मेंबर हैं जो आतंकी गतिविधियों को पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। ये ग्रुप बहुत व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। अच्छा, डॉक्टर शाहीन की फैमिली से भी हमने बात करने की कोशिश की, क्या कहा सुनिए। पहले ही बात हुई, उसके बाद तलाक के दौरान भी इवन नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने सामने बैठे किया था, जो 2012 के लास्ट पास में शायद अच्छी पहले ही बात हुई, उसके बाद तलाक के दौरान भी इवन नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने सामने बैठे किया था, जो 2012 के लास्ट पास में शायद अच्छी पहले ही बात हुई, उसके बाद तलाक के दौरान भी इवन नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने सामने बैठे किया था, जो 2012 के लास्ट पास में शायद अच्छी पहले ही बात हुई, उसके बाद तलाक के दौरान भी इवन नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने सामने बैठे किया था, जो 2012 के लास्ट पास में शायद अच्छी पहले ही बात हुई, उसके बाद तलाक के दौरान भी इवन नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने सामने बैठे किया था, जो 2012 के लास्ट पास में शायद। चलिए और बात करेंगे आतंक को किस तरह से कवर फायर दिया जा रहा है। अब बात उसकी। अभी तो कोई क्लू नहीं हुआ है। जिनको जो मशकूक है, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को
जो पूछताछ करनी है बेशक पूछताछ करें, मगर एक तरीके का उसका इस्तेमाल करें, उनको मुजरिम समझ के पूछताछ न करें। किसी मजहब में आतंकवाद की जगह नहीं है, ना बेगुनाहों के कत्ल की इजाजत किसी मजहब में नहीं दी गई है, लेकिन ये मजहब की भाषा नहीं समझ रहे हैं। अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, जिस तरीके से मोदी जी ने पूर्व में जवाब दिया था। झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई इसमें। Or in any other situation in our country, the Home Minister would have resigned. Probably Mr. Amit Shah is the most incompetent Home Minister in independent India. प्रियंक खड़गे को मैं कहूँगा वो एक नेपो किड है, तो जॉनी जॉनी यस पापा वाले बच्चे हैं। ज़्यादा इस तरह के सीरियस मैटर्स पे ऐसी बात कह के कांग्रेस पार्टी की किरकिरी ना करें। मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। साहब देखिए, लाल किला ब्लास्ट के बाद होना तो यह चाहिए था कि साहब देश एक आवाज में आतंकवाद का विरोध करता, एक आवाज में कहता साहब कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंधु 2.0 शुरू होना चाहिए, सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा रखने की कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन जानते हैं क्या हो रहा है? टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनावों के बीच ब्लास्ट, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि लाल किला ब्लास्ट इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर था। 2900 किलो विस्फोटक पकड़ लिया एजेंसीज ने। यहां लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए मौका सरकार को घेरने का, कोसने का, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने का है। यहां तक कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिससे लगता है साहब कि कहीं आतंकवादियों को कवर फायर या उनके बयानों को आतंकवादी या पाकिस्तान उसके फेवर में इस्तेमाल करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, किसी और ने नहीं, सुनिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सवाल उठाया है। बहुत बड़ी खबर है कि देश में अक्सर आतंकी हमले चुनावों के वक्त ही क्यों होते हैं। ये उनका पोस्ट, आतंकवादी हमले विशेष रूप से चुनावों के दौरान क्यों होते हैं। मतलब आतंकवादियों को आतंकवादी हमले नहीं करने चाहिए, वो उनको चुनाव देखकर आतंकवादी हमले नहीं करने चाहिए, ये कह रहे हैं क्या सिद्धारमैया? आप सोचिए, चुनावों से वो पोस्ट है, देश में आतंकवादी हमले विशेष रूप से चुनावों के दौरान क्यों। ये सिद्धारमैया कोई छोटे मोटे नेता नहीं है और ये बिना राहुल जी और सोनिया जी की सहमति के इतना बड़ा पोस्ट वो कर नहीं सकते हैं। चुनावों के वक्त ही क्यों होते हैं? क्योंकि पुलवामा को लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा था पुलवामा के दौरान। मुझे याद है कि पुलवामा से किसे फायदा हुआ, ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया था। खुद सोचिए सिद्धारमैया के इस बयान से किसे फायदा होगा और किस पर उंगलियां उठेंगी। क्या पाकिस्तान इस बयान को अपने हक में इस्तेमाल नहीं करेगा? इससे पहले लाल किला ब्लास्ट पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि पता करो कहीं चुनाव है क्या। बहुत दुख होता है और बहुत ही शर्म भी आती है कि हमारे देश में इस तरह के नेता जो इस तरह का बयान और उसको चुनावों से जोड़ते हैं, एक आतंकवादी हमले को। साहब इसके अलावा अलग अलग नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान देने शुरू कर दिए जो कम से कम सुरक्षा एजेंसियों के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ा बयान दिया अबू आसिम आजमी, अखिलेश यादव के बहुत बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव के किसी को झूठा ना पकड़े। अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन कोई झूठा नहीं पकड़ना चाहिए किसी को। दूसरा, तारिक अनवर कांग्रेस के नेता अबू आसिम आजमी के बयान के समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो लेकिन निर्दोष गिरफ्तार ना हो। ये निर्दोष है, ये उमर, ये आतंकवादी गाड़ी में उड़ गए, ये सारे जितने पकड़े जा रहे हैं, इतना किलो ये अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिल गया, निर्दोष ना गिरफ्तार हो कोई। इसके बाद पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, वैसा ही बयान, गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तो शक है ना, कुछ साबित थोड़ी ना हुआ है, सिर्फ शक ही तो है अभी, उनको मुल्जिम ना माना जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने तो ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों को लगभग एक तरीके से क्लीन चिट दी। कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। ये जुल्म और नाइंसाफी की कोख से, कट्टरता की कोख से आतंकी पैदा होते हैं अबू आसिम आजमी। ये नाइंसाफी, जुल्म की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, ये टेररिज्म को लेजिटिमाइज करने वाली स्टेटमेंट है। मतलब अबू आसिम आजमी के मुताबिक दिल्ली में हुआ ब्लास्ट जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ उठाया गया कदम है। मतलब क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ऐसा मानते हैं?
जिन्होंने धमाके के फौरन बाद इसे बिहार चुनाव की तारीखों से जोड़ दिया। अबू आसिम आजमी और उनके जैसे सोच वाले नेताओं को यह समझना चाहिए कि दिल्ली ब्लास्ट में मोहसिन की भी मौत हुई है। यानी आतंकवादी किसी के सगे नहीं है, किसी को मजहबी डिस्काउंट नहीं देते हैं। आप उनको तुष्टीकरण का डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन आतंकवादी आपको मजहब का डिस्काउंट नहीं देते हैं किसी को। उसके बावजूद ये कहना कि आतंकवाद की वजह जुल्म और नाइंसाफी है, ये जुल्म और नाइंसाफी हम आपको बताएं, ये 1-1 करोड़ खर्च करके डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, भारत सरकार के सारी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, ये जुल्म और नाइंसाफी से पीड़ित हैं। ये आतंकवादियों के लिए सहानुभूति बटोरना नहीं है, ये सवाल तो जरूर उठता है। सुनिए, आपको भरोसा नहीं होगा इस बयानों पर। इस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है। जिनको जो मशकूक है, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को जो पूछताछ करनी, बेशक पूछताछ करे, मगर एक तरीके का उसका इस्तेमाल करें, उनको मुजरिम समझ के पूछताछ न करें। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे और कांग्रेस के तमाम लोग हमेशा से आतंकवादियों की मदद करते रहे हैं, आतंकवादियों को मजलूम कहते रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। दिल्ली बम कांड के बाद भी निर्दोष नागरिकों के प्रति उनके मन में संवेदना होने की बजाय वो आज भी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। सब और सुरक्षा एजेंसियों को कोसना, जो लोग कोस रहे हैं ना, सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी, सरकार की नाकामी, एजेंसीज की नाकामी कि ये ब्लास्ट हो गया, हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर सुरक्षा एजेंसियां फेल हुई होती ना साहब, लाखों लाशें बिक सकती थी, लाखों लाशें बिछ सकती थी। आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल से 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी नहीं हो पाती। ये 2900 किलो विस्फोटक जो मिला है ना, फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियों के लगातार छापे से ये आतंकी डॉक्टर उमर को पैनिक अटैक नहीं करना पड़ता। ये जो आतंकवादी हमला सोकॉल्ड चलती गाड़ी में हुआ, ये हड़बड़ी में लाल किला अटैक नहीं करता, पूरी तैयारी थी। सुरक्षा एजेंसियां कितनी चौकस थी इसका अंदाजा इसी से लगाएं कि 10 नवंबर को शाम 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्ट किया, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्ट किया, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। इस पोस्ट के बाद फिदाइन डॉक्टर उमर ने 6:52 पर लाल किला बरास्ट को अंजाम दे दिया। टाइमिंग समझिए, पोस्ट किया 6:10 पर, जब जगह जगह इस तरह से पकड़े जा रहे थे लोग, बरामदगी हो रही, 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, सारे इनके डॉक्टर, कट्टर डॉक्टर आतंकी पकड़े जा रहे थे, 6:52 पर ब्लास्ट कर दिया। ध्यान यह भी देना चाहिए कि अगर सुरक्षा एजेंसियां नाकाम हुई होती तो अहमदाबाद में डॉक्टर ये मोइनुद्दीन नहीं पकड़ा गया होता। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर रिसिन से एक झटके में लाखों लोगों को मार दिया गया होता। आज ये जानकारी आई है कि डॉक्टर मोइनुद्दीन और उसका नेटवर्क लखनऊ में जहर से लाखों लोगों को एक साथ मारने की तैयारी कर रहे थे। सब इसलिए राजनीतिक हित के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कोसने वाले नेताओं और पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका, आप कह सकते हैं ना, जैसे हमेशा जिक्र होता है गोलकीपर की तरह। मैच को याद रखा जाता है साहब कि मैच में कितने गोल हुए, लेकिन मैच में कितने गोल रोके गए ना, उसकी कहीं बात नहीं होती है। यही हाल यही आतंकी हमलों और एजेंसीज का है। लोग तब ध्यान देते हैं जब कोई गोल हो जाता है, आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन वो हर दिन अनगिनत गोल रोकते हैं, अनगिनत साजिशें नाकाम करते हैं। इसलिए पूरे देश को सुरक्षा एजेंसियों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहिए, हाथ जोड़कर। वो लगातार आतंकवादियों के गोल रोक रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अब तक भारत के खिलाफ, आप जानते हैं, 22 हमले नाकाम कर चुकी हैं, 22। और हम लोग क्या करते हैं, गंदी राजनीति के चक्कर में उनको धन्यवाद देने की बजाय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं कि क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर है, विस्फोटक कहां से आ गए। आपकी 22 लाल किला ब्लास्ट में अब तक 56 डॉक्टर्स से पूछताछ हो चुकी है। डॉक्टर्स उमर के लाल किला ब्लास्ट में फिदाइन आतंकी हमले की आशंका है। इसके अलावा पिछले 4 दिनों में 8 डॉक्टर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साहब, ये फिदाइन मानसिकता वाले डॉक्टर्स जो हिंदुओं को काफिर और देश को दुश्मन मानते हैं, इन लोगों का कैसा इलाज, मतलब कैसा इलाज, ये लोग कैसा इलाज करते होंगे। मतलब आप सोचिए, सफेद कोट के इस टेरर सिंडिकेट का खुलासा ये भी बता रहा है कि आतंकवाद का चेहरा ना बदल रहा है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा।
पहले अब तक क्या होता कि तोरा बोरा की पहाड़ियों, अफगानिस्तान और ये पीओके में टेरर कैंप्स की बजाय ना अब ये लैब से आतंकी बन रहे हैं। 4 दिनों में 4 डॉक्टर्स का पकड़ा जाना, 1 डॉक्टर्स का फिदाइन हमले में मारे जाना इस बात का संकेत है। अब आप सुनिए मैं जो बता रहा था। सोमवार को लाल किला ब्लास्ट में मारा गया डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था ये, ठीक। दूसरा, डॉक्टर मुजम्मिल बीच में पड़ी है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर था जिसके ठिकाने से 300 किलो संदिग्ध विस्फोटक मिला। तीसरा, उधर डॉक्टर शकील से पहले एजेंसियों ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को पकड़ा। आदिल अहमद, इसका भी जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन पता लगा है। और लखनऊ से जैश की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी। उसके पास से AK-47 बरामद हुई थी। इससे पहले 9 नवंबर को सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर मोयुद्दीन को गिरफ्तार किया था जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर रिसिन को मंदिरों के प्रसाद में मिलाना चाह रहा था। पानी की टंकियों में लाखों लोगों की लाशें भिज जाती था। सुनिए, अगस्त में यूपी ATS ने महाराष्ट्र से होम्योपैथी डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर आप समझिए, मतलब ये दूसरा वाला डॉक्टर, इसका नाम उसामा माज शेख, इसको पकड़ा था जो गजवा हिंद के लिए भारत में दंगे भड़काने की साजिश कर रहा था। उससे पहले आइए, झारखंड से गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा इंडिया का सरगना था, यह भी पकड़ा गया जो भारत ने गैर मुसलमानों को मारना चाह रहा था। 2023 में पुणे से सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर अदनान अली को पुणे से गिरफ्तार किया था जो तिरंगे की जगह भारत पर ISIS का झंडा, काला झंडा लहराना चाहता था। एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें मैं बता रहा हूं कि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, लाल किला ब्लास्ट केस में पुणे जेल में बंद ISIS आतंकवादी मोहम्मद जुबैर से भी पूछताछ चल रही है। ये जुबैर IT इंजीनियर है और गिरफ्तार होने से पहले पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। इसके अलावा शहनवाज आलम जो एक माइनिंग इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी स्कूल में टीचर, मोहम्मद अरशद इंजीनियर, मुर्तजा अहमद अब्बासी केमिकल इंजीनियर, और ये सारे जितने, और ये लोग गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे